नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम ज्योतिष के एक ऐसे ग्रह पर फोकस कर रहे हैं जो अक्सर रहस्य और गलत फहमियों से घिरा रहता है, केतु। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, केतु को लेकर जो आम धारणाएं हैं ना, वो अक्सर उसे सिर्फ वैराग्य, अध्यात्म या मोक्ष बस इसी से जोड़ देती हैं। हाँ। लेकिन अगर आप ज्योतिषीय ग्रंथों को देखें या गहन अध्ययन करें, जैसे विजय दुबे जी के काम में भी ये बात काफी उभर कर आती है, तो केतु इससे कहीं ज्यादा जटिल है, मतलब बहुआयामी है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि केतु के उन अनछुए पहलुओं को समझें, है ना? हाँ। उसके कौशल, अनुभव, जीवन की घटनाओं से जुड़े रूप और वो बारीकियां जो शायद पहली नजर में दिखाई नहीं देती। सही। ये सिर्फ वैराग्य की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के उन सूक्ष्म धागों को पकड़ने की कोशिश है जिन्हें शायद केतु बुनता है। सही कहा आपने। हम केतु की ऊर्जा को परत दर परत खोलने का प्रयास करेंगे, एक तरह से। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। तो सबसे पहले ये केतु आखिर है क्या? मतलब महज एक गणितीय बिंदु या कुछ और? देखिए, ज्योतिष में केतु को एक छाया ग्रह मानते हैं। कोई फिजिकल बॉडी नहीं है इसकी, पर ये एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमारे आसपास, हमारे भीतर हर जगह मौजूद है। और ये ऊर्जा बड़े अप्रत्याशित तरीकों से सामने आ सकती है। अप्रत्याशित? जैसे मान लीजिए अचानक कोई चीज टूट गई, या आपको आसपास कुत्ते बहुत दिखने लगे। अच्छा। या बेवजह मंदिर जाने की इच्छा हो गई। कभी कभी कोई एक खास समय, जैसे शाम के 7 बजे, वो बार बार आपका ध्यान खींचे। हाँ, होता है कभी कभी। यहाँ तक कि कुछ खाने की तीव्र इच्छा, जैसे फ्रेंच फ्राइज ही मान लें, ये भी उस ऊर्जा से जुड़ सकती है। मतलब ये जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ वैराग्य या अध्यात्म का प्रतीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसकी तैनी विरोधाभासी अर्थ भी हैं। जैसे आपने बंधन कहा, मंगलसूत्र का धागा, वो भी केतु है? हाँ, वो धागा केतु है। और दूसरी तरफ अलगाव या मुक्ति भी केतु है। अच्छा। जैसे जेल से छूटना या किसी रिश्ते का टूटना। तो आप देखिए कितना विरोधाभास है। हाँ, यहाँ बात वाकई जटिल हो जाती है। बिल्कुल। और केतु का प्रभाव हर किसी के जीवन में अलग तरह से महसूस होता है। जरूरी नहीं कि वो हमेशा एकदम स्पष्ट वैराग्य या आध्यात्मिकता के रूप में ही दिखे। कई बार ये जीवन के उन अनदेखे कोनों में छुपा होता है जहां हमारा ध्यान जाता ही नहीं, और इसका असर तब ज्यादा गहरा महसूस होता है जब ये हमारी भावनाओं से या हेल्थ से या जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से सीधे तौर पर जुड़ जाता है। आपने ऊर्जा और अवचेतन शक्ति की बात की। कई बार होता है ना, हम अनजाने में किसी की नकल करने लगते हैं या बिना किसी ट्रेनिंग के अचानक कुछ लिखने या बनाने लगते हैं। क्या ये भी केतु का प्रभाव है? हाँ, काफी हद तक। ये केतु की वो सहज इंट्यूटिव पावर है ना, उसका प्रतीक है। केतु का संबंध हर उस चीज से है जो फाइन है, बारीक, सूक्ष्म। फाइन मतलब जैसे धागा, सुई, कोई संकरी सी गली या बहुत महीन कारीगरी। फाइननेस, आप कह सकते हैं बारीकी। वो केतु का एक मुख्य गुण है। अच्छा, उदाहरण के तौर पर अगर किसी का शुक्र केतु योग है, तो हो सकता है उस व्यक्ति को छोटे, फाइन हीरे या रत्नों की अच्छी परख हो। जैसे किसी मूर्तिकार का उदाहरण लें जो छोटे छोटे औजारों से बारीक छीनी, हथौड़ी, पत्थर में जान डाल देता है। ये शायद मंगल और केतु का मेल है। मंगल यानी औजार, बल, और केतु यानी सूक्ष्मता, कुशलता। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। मंगल केतु ये कला में असाधारण बारीकी लाता है, और केतु विशेष प्रतिभाओं से भी जुड़ा है। जैसे गिटार या सितार बजाना। उन वाद्य यंत्रों के जो महीन तार होते हैं ना, वो केतु का प्रतीक है। ओह, शायद जैसे कोई सब्जियों को बहुत कुशलता से काटता हो, एकदम बारीक, मंगल केतु। हाँ बिल्कुल। या जिसका निशाना अचूक हो, वो भी मंगल केतु। या कोई प्रॉपर्टी के बंटवारे जैसे जटिल कानूनी मामलों का एक्सपर्ट हो, वो भी मंगल केतु हो सकता है। और ऐसे लोगों का आध्यात्मिक होना जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं, पर उनमें वो विशेष फाइननेस या कुशलता जरूर होती है। और यहाँ ये समझना भी आकर्षक है कि केतु सिर्फ कौशल या बारीकी ही नहीं है, वो राहत और मुक्ति का भी कारक है। राहत, मुक्ति, वो कैसे? केतु काटता है, अलग करता है, ये सही है, लेकिन अक्सर इसका नतीजा किसी बोझ या पीड़ा से मुक्ति होता है। मतलब? कोई उदाहरण? सोचिए एक सर्जन के बारे में, मंगल केतु का योग हो सकता है। हाँ, सर्जरी पीड़ादायक होती है ना, लेकिन वो शरीर से बीमारी को काटकर व्यक्ति को राहत पहुंचाता है। सही।
इसी तरह एक वकील कानूनी दांवपेच से किसी को मुश्किल से बाहर निकालता है, या सोचिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या स्नाइपर, वो भी मंगल केतु। अच्छा। वो एक तरह से समाज को किसी खतरे से मुक्त करते हैं, भले ही तरीका हिंसक हो। ये सब किसी न किसी रूप में राहत ये मुक्ति देने वाले कार्य हैं। तो ये वो दर्दनाक अलगाव भी हो सकता है जो अंततः शांति लाए, जैसे किसी खराब रिश्ते का टूटना या बीमारी का जड़ से खत्म होना। हाँ बिल्कुल। मतलब केतु का काटना एक तरह से मुक्ति का मार्ग बन सकता है। बिल्कुल, केतु की ऊर्जा अलगाव ला सकती है, लेकिन ये अलगाव अक्सर किसी पुरानी जड़ पकड़ चुकी समस्या से छुटकारा दिलाता है। ये हमें वास्तविकता के ज्यादा करीब लाता है, भले ही वो वास्तविकता शुरू में थोड़ी असहज लगे। और ज्योतिषीय योगों के आधार पर देखें तो केतु के और भी रूप है, मतलब पारंपरिक आध्यात्मिकता वाली बात है ना, उससे बिल्कुल अलग। जैसे मंगल, बुध, केतु और चंद्रमा का प्रभाव हो, तो व्यक्ति सिविल इंजीनियरिंग या टैटू आर्ट या प्रिंटिंग जैसे फील्ड में जा सकता है, जहां बारीकी और तकनीक दोनों चाहिए। और आपने जड़ों का जिक्र किया था, रूट्स। जी, उसका क्या मतलब है? केतु का संबंध गहराइयों और जड़ों से है, जैसे रूट मेडिसिन, आयुर्वेद वगैरह। अच्छा। या दांतों का रूट कनाल करने वाले डेंटिस्ट, या कोई रिसर्चर जो किसी विषय पर बहुत गहरा मौलिक शोध कर रहा हो। और दिलचस्प बात यह है, जो थोड़ी विरोधाभासी लगती है, कि केतु ऊंचाई और उड़ने वाली चीजों से भी जुड़ा है, जैसे हवाई जहाज या पतंग। ये तो उल्टा हो गया। हाँ, शायद इसलिए कि ये जमीन से कटकर ऊपर उठता है, डिटैच होकर। हो सकता है। एक उदाहरण लेते हैं कुंडली के चौथे भाव का। चौथा भाव घर, वाहन, माँ का कारक है। हाँ। यहाँ केतु एक व्यक्ति को नैनो जैसी छोटी कार भी दे सकता है, और अगर कुंडली में बल है तो प्राइवेट चार्टर प्लेन भी। क्या बात है। हाँ, ये कई संभावनाओं का प्रतीक है, जैसे 3 घर होना या 3 गाड़ियां होना। कई बड़े उद्योगपतियों की कुंडली में चौथे भाव में केतु या उसके स्वामी का प्रभाव देखा गया है। एयरफोर्स के पायलट भी इसी श्रेणी में आ सकते हैं। तो ये तो एकदम स्पष्ट है कि केतु को सिर्फ वैराग्य के चश्मे से देखना मतलब बहुत अधूरा है। ये विविध वास्तविकताओं का सूचक है। बिल्कुल। शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि केतु हमें वास्तविकता की ओर ले जाता है, राहु के भ्रम और मायाजाल के विपरीत। हाँ, ये कह सकते हैं। कई लोग ज्योतिष की शरण में इसीलिए आते हैं, जीवन की असलियत को समझने के लिए, और केतु इसमें मदद करता है। और केतु में ना जटिल चीजों को सरल बनाने की एक अद्भुत क्षमता होती है। ये बड़ी उलझी हुई बातों को छोटे समझने योग्य हिस्सों में तोड़ सकता है। अच्छा। जैसे केमिस्ट्री के छात्र होते हैं ना, जो परमाणु और अणु जैसी सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करते हैं, उनके चार्ट में केतु की भूमिका हो सकती है। एनालिटिज्म। हाँ, ये संभव है। अगर केतु लग्न में हो या सूर्य के साथ मजबूत स्थिति में हो, तो व्यक्ति किसी विचारधारा को लेकर या खुद को लेकर थोड़ा एक्सट्रीम जुनूनी हो सकता है। और भौतिक वैराग्य या लापरवाही, जैसे चौथे भाव का उदाहरण आपने दिया। हाँ, भौतिक वैराग्य का मतलब हमेशा संन्यास नहीं होता। चौथे भाव में केतु वाला व्यक्ति हो सकता है भौतिक चीजों के प्रति लापरवाह हो या अनासक्त हो, भले उसके पास सब कुछ हो। और 11वें भाव में केतु वाले अरबपतियों का उदाहरण ये दिखाता है कि केतु हमेशा भौतिक त्याग नहीं देता। पौराणिक कथाओं में केतु को सिर रहित कहा गया है, हेडलेस। क्या इसका कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है या बस कहानी है? नहीं, इसका गहरा अर्थ है। सिर रहित होने का एक मतलब है अहंकार रहित होना, ईगोलेस, समर्पण करना। अच्छा। केतु जिस भाव में होता है या जिस ग्रह के साथ होता है, उस क्षेत्र से जुड़े अहंकार को छोड़ने की प्रवृत्ति देता है, त्याग की भावना। और शायद इसीलिए ये हमें वो महसूस करने की क्षमता देता है जो आंखों से नहीं दिखता। इंट्यूशन, छठी इंद्री। बिल्कुल। जहां स्थूल दृष्टि मतलब हमारी आंखें फेल होती हैं, वहां केतु का सूक्ष्म बोध शुरू होता है। ये इंट्यूशन, सबकॉन्शियस माइंड और अदृश्य शक्तियों से जुड़ा है। ये टेलीपैथिक कनेक्शन भी बना सकता है। आपने महसूस किया होगा कभी 2 लोग एक ही समय पर एक ही बात सोच रहे हो? हाँ, होता है। खासकर अगर उनके चार्ट में गुरु केतु या चंद्र केतु जैसे योग हों तो ये ज्यादा होता है। और ये जो केश दान करते हैं या साधु संत सिर मुंडवाते हैं, ये भी इसी से जुड़ा है, मतलब बालों से जुड़े अहंकार या पहचान का त्याग। हाँ, ये एक पहलू है, बिल्कुल। लेकिन विरोधाभास देखिए, केतु लंबे केशों का भी प्रतीक है। अच्छा? हाँ, जैसे साधुओं की जटाएं होती हैं या सिर पर रखी शिखा या चोटी, जिसे मौली कहते हैं। चंद्र मोलेश्वर योग है एक। तो दोनों बातें हैं,
पर संक्षेप में कहें तो केतु एक मजबूत छठी इंद्री और गहरा अंतर्ज्ञान देता है, खासकर जब ये जल राशियों में हो, कर्क, वृश्चिक या मीन में। अब बात करते हैं पिछले जन्म की प्रतिभाओं की और वंश, खासकर नाना पक्ष से संबंध। केतु का इससे क्या लेना देना है? इसका गहरा संबंध माना जाता है। वंश की बात करें तो जैसे वो मूर्तिकार का उदाहरण था। हाँ, केतु अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे कौशल या प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है। ये नाना पक्ष से भी जुड़ा हो सकता है। कोई और उदाहरण? एक बहुत सशक्त उदाहरण श्री राम भद्राचार्य जी का है। वो नेत्रहीन है, फिर भी उन्हें अथाह ज्ञान कंठस्थ है। हाँ, अद्भुत है वो। इसे पिछले जन्म की असाधारण क्षमताओं का प्रमाण माना जा सकता है। संभवतः उनके चार्ट में केतु बुध गुरु का कोई विशेष संबंध हो। यहाँ तक कि दृष्टिहीनता भी कई बार केतु के प्रभाव से जुड़ी हो सकती है। अच्छा। कुछ विशेष नक्षत्र भी हैं, जैसे पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद। इनमें अगर केतु हो तो ये पिछली प्रतिभाओं का संकेत दे सकता है। जल राशियों में केतु इंट्यूशन देता है। तीसरे भाव में चंद्र केतु का योग हो तो बहुत तीव्र अंतर्ज्ञान हो सकता है, जैसे आने वाली घटनाओं का पहले से अंदाजा हो जाना। तो अगर हम कुछ प्रमुख ग्रहों के साथ केतु के योग देखें तो वो किस तरह की प्रतिभाएं या प्रवृत्तियां दे सकते हैं, संक्षेप में बताएं। हाँ, कुछ मुख्य उदाहरण देखते हैं। मंगल केतु, ये योग तीक्ष्णता देता है, भेदने की क्षमता, शार्पनेस, ठीक है। जैसे अचूक निशाना लगाना, सर्जरी या कोई भी काटने छाटने का बारीक काम, क्राफ्ट्समैनशिप। एक शार्प शूटर वाली ऊर्जा है इसमें। ठीक है। चंद्र केतु, ये तीव्र इंट्यूशन देता है। ज्योतिष, हीलिंग जैसी विधाओं में नेचुरल रुचि हो सकती है, गहरी भावनात्मक समझ भी। अच्छा। गुरु केतु, ये गहरा ज्ञान देता है, जटिल विषयों को सरल बनाने की क्षमता, एक शांत स्थिर ऊर्जा। इसे गणेश योग भी कहते हैं। कुत्तों और बच्चों से विशेष लगाव हो सकता है। हाँ, वंशानुगत मुद्दे जैसे बीमारियां आ सकती हैं, पर आध्यात्मिक प्रतिभाएं भी मिलती हैं। और शुक्र केतु? शुक्र केतु, ये फाइनेंस, वाहन, फैशन या कला के क्षेत्र में बारीकी और समझ दे सकता है। मतलब शुक्र से जुड़ी चीजों में एक खास तरह की फाइननेस या सूक्ष्म परख होती है इन लोगों में। और जैसा हमने पहले कहा था, संगीतकारों के चार्ट में भी केतु के विशेष योग जैसे केतु, मंगल, सूर्य, शुक्र अक्सर देखे जाते हैं। और जो लोग ज्योतिष में आते हैं ना, उनमें भी अक्सर पूर्वजन्म का ज्ञान या स्वाभाविक झुकाव पाया जाता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, चर्चाओं में केतु के गहरी जड़ों वाले पहलू का भी जिक्र आता है, जैसे डर, गुस्सा, रुकावटें। इसका क्या मतलब है? देखिए, केतु हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दबे हुए गहरे डर, अनकहा गुस्सा, पुरानी यादें और जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, उनका प्रतिनिधित्व करता है। कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई पायलट है, किसी दुर्घटना के बाद उसका डर इतना गहरा बैठ गया कि वो दोबारा उड़ान ही नहीं भर पा रहा। ये केतु का प्रभाव हो सकता है। तो ये पिछले जन्म के डर या ट्रॉमा भी हो सकते हैं जो इस जीवन में सामने आ रहे हैं, जैसे किसी को ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता हो या गिरने के सपने आते हों। हाँ, बिल्कुल संभव है, खासकर अगर कुंडली में 12वें, 9वें या लग्न में केतु हो, या गुरु, मंगल या चंद्र के साथ केतु हो। इसी तरह दबा हुआ गुस्सा, हाँ, खासकर यदि मंगल केतु योग हो या मंगल केतु को देख रहा हो, तो ये ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं दे सकता है। इसका संबंध श्राप या नेगेटिव विचारों से भी जोड़ा गया है। जब तीव्र क्रोध या द्वेष अंदर ही अंदर घुटता है ना, तो वो व्यक्ति को खुद ही नुकसान पहुंचाता है। और चंद्र केतु का क्या असर होता है इस मामले में? चंद्र केतु के साथ पिछले जन्म की भावनात्मक यादें या घटनाएं मां को या स्वयं जातक को प्रभावित कर सकती हैं। अनकहे भाव, सदमे, गहरी चिंताएं हो सकती हैं, जिन्हें व्यक्त करना या समझना बहुत जरूरी होता है। और केतु रुकावटें भी पैदा करता है। रुकावटें किस तरह की? जैसे वंश वृद्धि में बाधा, सूर्य मंगल केतु का योग हो तो पुरुष संतान में कमी या रुकावट दे सकता है, ऐसा माना जाता है। और बुध केतु या शनि केतु? बुध केतु शिक्षा में रुकावट दे सकता है, या परीक्षा का डर, या ऐसा महसूस होना कि अपनी बात कह नहीं पा रहे। यहाँ लेखन मदद कर सकता है। शनि केतु करियर में रुकावटें या नौकरी छूटने का डर पैदा कर सकता है। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, अंदर दबा हुआ क्रोध या श्राप, खासकर चंद्र केतु के साथ, अंततः श्राप देने वाले को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है।
अच्छा, अब इससे पहले कि हम ग्रहों के साथ केतु की युतियों के कुछ और पहलुओं पर बात करें, क्या आप बता सकती हैं कि केतु की इस तीव्र या ब्लॉकिंग ऊर्जा से राहत पाने या उसे बैलेंस करने के क्या तरीके हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ तरीके हैं जो केतु के ऊर्जा को सही दिशा देने में या चैनलाइज करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान और एकांत। सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। विपश्यना केंद्र जाना या घर पर ही नियमित ध्यान करना। एकांत, प्रकृति से जुड़ना, ये सब केतु के क्षेत्र हैं। ये अंदर की उथल-पुथल को शांत करते हैं। थेरेपी। कुछ थेरेपीज जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, PLRT, गहरी जड़ों वाले डर या पैटर्न को समझने में मदद कर सकती हैं। पर यह याद रखना जरूरी है कि ये थेरेपी किसी खास समस्या के लिए है, जैसे चिंता या भय, ग्रह को ठीक करने के लिए नहीं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। सर्जरी हटाना। जैसे सर्जरी शरीर से बीमारी हटाकर राहत देती है, वैसे ही जीवन से किसी बोझ या नेगेटिविटी को हटाना भी केतु की राहत देने वाली ऊर्जा का प्रतीक है। अच्छा। ज्योतिषीय तकनीक। एक तरीका ये भी है कि देखें आपकी कुंडली में केतु से 11वें या तीसरे भाव में कौन सा ग्रह है। हाँ। उस ग्रह के साथ केतु की युति वाले लोग आपके लिए मददगार या मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं। जैसे केतु से 11वें में चंद्रमा हो तो चंद्र केतु वाला व्यक्ति शायद मदद कर सके। दान और सेवा। और अंत में केतु जिस भाव में है उससे संबंधित चीजों का निस्वार्थ भाव से दान करना या सेवा करना भी संतुलन लाता है। ये काफी उपयोगी तरीके हैं। अब कुछ प्रमुख युतियों पर बात करते हैं, लेकिन सिर्फ लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि उनके मूल सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे चंद्र केतु या गुरु केतु का मुख्य सार क्या है? बिल्कुल, हम हर युति की लंबी लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि उसके कोर डायनामिक को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि विजय दुबे जैसे ज्योतिषियों के विश्लेषण में भी मिलता है। चंद्र केतु, चंद्रमा है मन, भावनाएं, मां। केतु है अलगाव, इंट्यूशन, अतीत। तो ये योग व्यक्ति को बहुत संवेदनशील और इंट्यूटिव बनाता है। ये दूसरों को भावनात्मक रूप से राहत दे सकते हैं, पर खुद भी इमोशनल उतार चढ़ाव और अनजाने डर महसूस कर सकते हैं। माँ से या जन्मस्थान से दूरी हो सकती है, एकांत पसंद आता है, पानी या भोजन से जुड़ी कुछ अजीब आदतें हो सकती हैं। शिव उपासना या ध्यान इनके लिए बहुत मददगार है। अच्छा, और गुरु केतु? गुरु केतु, गुरु है ज्ञान, विस्तार, आशावाद। केतु है सूक्ष्मता, गहराई, रुकावट। ये योग, जिसे गणेश योग भी कहते हैं, व्यक्ति को गहरा ज्ञान देता है, जटिल चीजों को सरल बनाने की क्षमता देता है। अक्सर विनम्र और त्यागी स्वभाव के होते हैं। लेकिन ये गुरु से संबंधित क्षेत्रों में कुछ रुकावटें भी दे सकता है, जैसे शिक्षा में, संतान, खासकर पुत्र में, या लंबी धार्मिक यात्राओं में बाधा। कान, नाक या श्वास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। गणपति की उपासना इनके लिए अच्छी रहती है। अब मंगल केतु? मंगल केतु, मंगल है ऊर्जा, एक्शन, आक्रामकता। केतु है तीक्ष्णता, अलगाव, गहराई। ये योग व्यक्ति को बहुत फोकस्ड बनाता है, लेजर लाइक फोकस। ये सर्जरी, इंजीनियरिंग, सेना, खेल, किसी भी ऐसी फील्ड में सफल हो सकते हैं जहां सटीकता और भेदने की क्षमता चाहिए। लेकिन यही योग चोट, दुर्घटना, ब्लड रिलेटेड इश्यूज या दबा हुआ गुस्सा भी दे सकता है। हनुमान जी की उपासना या शारीरिक अनुशासन मदद करता है। और शनि केतु? शनि केतु, शनि है कर्म, ड्यूटी, सीमाएं। केतु है वैराग्य, अलगाव, अंत। ये योग करियर में रुकावटें या असंतोष दे सकता है, लेकिन साथ ही व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से काम करने, निस्वार्थ सेवा करने, जैसे NGO में, या बड़ा व्यवसायी बनने की क्षमता भी देता है। अक्सर करियर को लेकर एक डर या अनासक्ति का भाव रहता है। जीवन में देर से, खासकर 32-36 साल की उम्र के बाद, स्थिरता आ सकती है। ये युतियों को समझने का एक अलग नजरिया है, मतलब लक्षणों की लिस्ट के बजाय उनके मूल स्वभाव को देखना। अच्छा, अब कुछ और गहरे या उन्नत विषयों पर संक्षेप में बात करते हैं। जैसे अगर दाराकारक या आत्माकारक केतु के साथ हों तो क्या होता है? हाँ, संक्षेप में बताती हूँ। दाराकारक यानी DK यानी सबसे कम डिग्री वाला ग्रह, जो अक्सर चुनौती या कमी दिखाता है। अगर वो केतु के साथ है तो ये उस ग्रह से संबंधित क्षेत्र में ज्यादा दर्दनाक संघर्ष या कमी का संकेत दे सकता है। जैसे मंगल DK प्लस केतु हो तो भाई संपत्ति या स्वास्थ्य संबंधी तीव्र समस्या हो सकती है। वहीं आत्माकारक यानी सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह
जो आत्मा की इच्छा है। अगर वो केतु के साथ है तो ये व्यक्ति को गहरा आध्यात्मिक साधक बनाता है और आत्माकारक ग्रह से जुड़ी पिछले जन्म की प्रतिभाएं साथ लाता है। ये पुनर्जन्म और गहरी आध्यात्मिक यात्रा का संकेत है। एक और योग है पिशाच योग, मंगल केतु। क्या इसका मतलब वाकई भूत प्रेत से है? नहीं, ज्योतिष में इसका शाब्दिक अर्थ भूत प्रेत नहीं है। ये ज्यादातर वृश्चिक राशि की ऊर्जा से जुड़ा है। वृश्चिक का स्वामी मंगल और सहस्वामी केतु है। हाँ। और वृश्चिक गहराई, रहस्य, मृत्यु, पुनर्जन्म का प्रतीक है। पिशाच शब्द शायद इसकी तीव्र, भेदने वाली या कभी-कभी विनाशकारी प्रकृति को दिखाता है। अच्छा, तो सकारात्मक रूप से क्या हो सकता है? सकारात्मक रूप से ये योग असाधारण फोकस दे सकता है, जैसे सर्जन या एथलीट में होता है। गहरी साधना की क्षमता दे सकता है। ज्योतिष जैसी गुप्त विद्याओं में महारत दे सकता है। और नकारात्मक रूप से यदि पीड़ित हो तो यह दुर्घटना, हिंसा या मानसिक पीड़ा का संकेत दे सकता है। ये किसी पूर्वज की अप्राकृतिक मृत्यु की ओर भी इशारा कर सकता है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, राहु की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए केतु का उपयोग कैसे किया जा सकता है? ये दोनों तो विपरीत है ना? हाँ, विपरीत है और इसीलिए केतु राहु को बैलेंस करता है। केतु राहु के धुएं, भ्रम और अधिकता के लिए एक निकास या फिल्टर की तरह काम करता है। फिल्टर कैसे? जैसे एक गाड़ी का साइलेंसर धुएं को नियंत्रित करता है ना, वैसे ही केतु राहु की अतृप्त इच्छाओं और भौतिक आसक्ति को शांत करता है। जहां राहु विस्तार और मायाजाल रचता है, वहीं केतु हमें जमीनी हकीकत और वैराग्य का पाठ पढ़ाता है। तो राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए केतु के गुणों को अपनाना, जैसे ध्यान, दान, सेवा, अनासक्ति, ये सब सहायक होता है। ये दिलचस्प है। अच्छा, एक आम सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या केतु हमेशा अलगाव ही लाता है, सेपरेशन? हमेशा शारीरिक अलगाव नहीं। ये निर्भर करता है केतु उस भाव या ग्रह से संबंधित क्षेत्र के प्रति मन को थोड़ा उदासीन या अनुपस्थित सा कर सकता है। जैसे चौथे भाव में केतु हो तो हो सकता है व्यक्ति के पास सब सुख सुविधाएं हो, पर वो उनका उपयोग न करे या उनके प्रति लापरवाह हो। सातवें भाव में केतु हो तो हमेशा तलाक नहीं होता। ये जीवन साथी के साथ रहते हुए भी भावनात्मक दूरी या समय की कमी का एहसास करा सकता है, वो फीलिंग के पास होकर भी थोड़ा दूर। जब अलगाव होता है तो केतु उसमें भूमिका निभाता है, लेकिन इसके लिए अन्य ग्रहों का प्रभाव भी जरूरी है। अकेले केतु हमेशा सेपरेशन नहीं देता। और ये कैसे तय होता है कि केतु का कौन सा रूप प्रकट होगा? कभी आप कहती हैं ध्वजा, कभी दाढ़ी, कभी पुल, कभी रस्सी। ये कैसे पता चलेगा? ये पूरी कुंडली के संयोजन पर निर्भर करता है। ग्रहों की स्थिति, दशा, गोचर सब देखना पड़ता है। केतु का कोई एक फिक्स्ड रूप नहीं है। अच्छा। उदाहरण के लिए मकर राशि में केतु करियर में रुकावट दे सकता है या व्यक्ति को पुल या इमारतें बनाने वाला इंजीनियर भी बना सकता है। ये शनि के प्रभाव पर निर्भर करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि केतु जिस राशि में है, उस राशि का स्वामी डिस्पोजिटर कहाँ और कैसा है, वो बहुत कुछ तय करता है। तो अंत में केतु की इस तीव्र, गहरी और कभी-कभी मुश्किल लगने वाली ऊर्जा से निपटने के लिए क्या मुख्य सलाह है? मतलब डील कैसे करें इससे? केतु का मूल मंत्र है देना, जाने देना और बदले में अपेक्षा न रखना। वो कहते ना, नेकी कर दरिया में डाल। बस वही। जिस भाव में केतु हो, उस क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य निभाएं, बिना किसी फल की आशा के। मानसिक रूप से डिटैच्ड रहने का अभ्यास करें। ये आंतरिक यात्रा है, जीवन की वास्तविकता को समझना, अपने अंदर झांकना, एकांत को स्वीकारें और बाहरी अपेक्षाएं कम करें। ये वाकई एक बहुत ही व्यापक और गहरी चर्चा रही केतु पर। तो मुख्य निष्कर्ष जो मुझे समझ आया वो यही है कि केतु को सिर्फ वैराग्य या नेगेटिविटी से जोड़ना एक बड़ी भूल है। बिल्कुल, ये एक जटिल ऊर्जा है जो न केवल अलगाव और अंत का प्रतीक है, बल्कि असाधारण कौशल, गहरी प्रतिभा, जड़ों से जुड़ाव, राहत और जीवन की कई सूक्ष्म वास्तविकताओं का भी प्रतिनिधित्व करती है। सही। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि ये कुंडली में कहां और कैसे स्थित है। तो इसका क्या मतलब है? यही कि हमें सतही लेवल से परे जाकर गहराई में देखना होगा। बिल्कुल। और केतु को समझने के लिए पूरी ज्योतिषीय तस्वीर, योग, राशि स्वामी, दशा, गोचर सब कुछ देखना जरूरी है। और साथ ही ये भी देखना महत्वपूर्ण है कि ये ऊर्जा हमारे अपने जीवन में कैसे प्रकट हो रही है, कभी बहुत स्पष्ट रूप से, कभी बहुत सूक्ष्म रूप से। यह हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है
कि हम अपने जीवन में केतु के प्रभाव को कहाँ महसूस कर रहे हैं। क्या ये कोई छिपी हुई प्रतिभा है, कोई गहरा डर या पैटर्न है, या फिर अपनी आंतरिक सच्चाई की ओर लौटने का एक आवाहन है। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं, ये जानते हुए कि केतु हमारी जड़ों, अतीत के कौशल और जाने देने की प्रक्रिया से जुड़ा है, तो आपके अपने जीवन में ऐसी कौन सी जड़ या अतीत की गूंज है जो आपका ध्यान मांग रही है? शायद एक कौशल के रूप में जिसे विकसित करने की जरूरत है, या शायद एक बोझ के रूप में जिसे छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि अधिक स्वतंत्रता महसूस हो सके। इस गहन पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।